हैं निर्मल बैंक के विकास सालुंके और एसपीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे पास दो बिग मार्केट वॉइसेस है। फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ेंगे और टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ सुशील केडिया जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स से और उनसे उनकी बोल्ड कॉल्स लेंगे। ये सब लाइंड अप है शो में कुछ ही देर में। लेकिन एक बार पहले इससे मार्केट का एक रुख करते हैं और मार्केट में इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में ठीक ठाक मोमेंटम। आयशर मोटर्स सुबह से टॉप गेनर, अब बजाज ऑटो जुड़ रहा है इस कैटेगरी में, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। एनटीपीसी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर तेजी इस समय। और आईटी में थोड़ी सी वीकनेस है आज, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी आज वीकनेस। और जहाँ तक बात एफएनओ स्पेस की अगर हम करें तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफ़ी मूव दिखाई देंगे। टॉप गेनर्स में आज इंडिया सीमेंट्स, डिक्सन टेक, सन टीवी, रैमको सीमेंट्स और टाटा पावर। और टॉप लूजर्स में बलरामपुर चीनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पीएफसी। चलिए, ये फिलहाल काउंटर्स जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स अब थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में बैठने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से निफ्टी और निफ्टी बैंक निचले लेवल से कुछ रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। राजेश पालवे और राजेश सातपुते से पूछते हैं इस समय का फिर फ्रेश ट्रेड क्या बनेगा, क्या नजर में आया? सातपुते जी बताइए, क्या निकाला आपने? हर्षद जी, मुझे लगता है टू व्हीलर ऑटो ये थोड़ा फोकस होना चाहिए। आयशर मोटर तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन बजाज ऑटो देखिए, मुझे लगता है इस सीरीज में बजाज ऑटो में स्ट्रेंथ थी। जो हाल फिलहाल में करेक्शन है वो करेक्शन अच्छा हुआ, तो हम बजाज ऑटो को बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5000 का और टारगेट सेट करेंगे 5160 का। एट द सेम टाइम और एक काउंटर रहेगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज के बाद चलेगा, और वो है डीएलएफ। कल भी जाते जाते हमारी इस पे बात हुई थी, मुझे लगता है इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी। तो ये 520 522 ये रेंज है जहां मैं आपको, जहां हमें डीएलएफ को बाय करना है। 517 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट सेट है इसका 536 का। ओके, नुवामा वेल्थ बाय द वे 2699 पर लिस्ट हुआ है और जो उसका अच्छी लिस्टिंग काफ़ी, इनफैक्ट आई थिंक 10% ऊपर ये स्टॉक इस समय बीएससी पर 2435 के सामने 2700 इस समय यहाँ पर नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की लिस्टिंग हुई है। अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। वेल्थ मैनेजमेंट में एक्चुअली काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में आईआईएफएल वेल्थ के भी अच्छे मूव्स रहे और आनंद राठी के भी अच्छे मूव रहे। तो ये स्पेस, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रही है, इसके लिए स्पेस में अच्छे व्यू रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आई थिंक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ विकास या सुदीप में से जुड़े। ओके, चलिए उनसे ट्रेड लेते हैं फिर। विकास जी, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, आज मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज हो सकता है। मुझे लगता है कि उसमें स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मुंह देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में हमने देखा है कि जिस ये एक अप मूव आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी। 140 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज वापस वो एक रिबाउंड कर रहा है, तो एनएमडीसी यहाँ पे 144 के ऊपर बाय करना है। ऊपर में टारगेट जो देखने मिलेंगे वापस 150 टू 154 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एनएमडीसी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 142 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 150 टू 154 के टारगेट एनएमडीसी में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 420 430 के ऊपर ये काउंटर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाएगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 452 के आसपास के हैं, तो 452 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय करना है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस है, आज का डे लो का स्टॉप लॉस रखना है 418 का स्टॉप लॉस है। जो ओपन और लो उसका सेम है, तो 418 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बाय करना है 452 के टारगेट को। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनएमडीसी में ट्रेड तेजी का। सुदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके क्या पिक्स हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मेरा पहला पिक है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में हमने देखा है कि जो 2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और साथ साथ में इंटरमीडिएट एक स्विंग रेजिस्टेंस था 3478 का, जो 4 अगस्त को स्टॉक ने बनाया था। आज स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ वहां पे ब्रेकआउट दिया है और साथ ही में हम देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है आयशर मोटर्स में। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से पोजिशनिंग हो रही है, एक अच्छा बेस शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ और मौजूदा भाव से भी लिया जा सकता है 3440 के स्टॉप लॉस से 3600 3650 के टारगेट्स के लिए। तो मुझे लग रहा है आयशर मोटर्स में मौजूदा भाव से भी खरीदारी करी जा सकती है।
दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा ट्रैक्शन आज देखा गया है। और एनटीपीसी में हमने देखा है कि जब मार्केट पिछले हफ्ते में थोड़ा सेलिंग प्रेशर में था, एनटीपीसी 234 235 का लेवल होल्ड कर रहा था और उसके नीचे तोड़ नहीं रहा था। तो एक अच्छे स्टॉक की यही साइन होती कि गिरते हुए मार्केट में वो स्ट्रेंथ बताए। और यहाँ पे हमने देखा है कि 20 दिन की जो ईएमए है, स्टॉक ने पिछले 3 साढ़े 3 महीने से एक भी बार ब्रीच नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है आज जब यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है तो हमें ये खरीदना चाहिए। और 235 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए एनटीपीसी मेरी दूसरी पिक रहेगी। ओके, एनटीपीसी और आयशर मोटर्स यहाँ पर बाय कॉल्स। आई थिंक राजेश पालवी जी की ट्रेड्स रह गई हैं शायद। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए तो मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्टॉक्स ऑलरेडी कवर हो गए, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे डिक्सॉन पे भी नजर रखना चाहिए। डिक्सॉन टेक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी का ट्रेंड बना है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट 5040 5060 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4940 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो सीमेंट स्पेस से ही है, और उसमें हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे वापस से एक पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन था और पूरा सीमेंट स्पेस आज एक मोमेंटम में है। अंबुजा सीमेंट में हमें लग रहा है पुल बैक का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 438 442 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 421 के आसपास। ऑलराइट, चलिए फिर ये समय टेक्निकल ट्रेड्स, लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स .com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। राकेश अरोड़ा का नाम दिग्गज मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट में शुमार है। कैपिटल मार्केट में करीब 25 सालों का अनुभव रखने वाले राकेश अरोड़ा वैसे तो खैर पूरी मार्केट पर नज़र रखते हैं, लेकिन मेटल सेक्टर पर इनकी एक खास पकड़ है। राकेश मैक्वारी के साथ भी काम कर चुके हैं। फिलहाल मार्केट को लेकर इनकी क्या राय है और क्या थीम इन्हें पसंद आ रही है, आइए इन पर चर्चा करते हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय आपके रेडार पर टॉप थीम्स क्या हैं? तो अनुज, वैसे तो मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा है और अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बट कुछ सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग बन सकता है। तो उसमें एक मेन सेक्टर जो समझ में आ रहा है वो सीमेंट सेक्टर है। डिमांड ग्रोथ बहुत ही सॉलिड चल रही है। करीबन 15 to 20% डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है Q2 में, और ये ट्रेंड आई थिंक इलेक्शंस तक कंटिन्यू रह सकता है। और साथ ही में थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर इंक्रीज को देखते हुए सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स लिए हैं काफी बड़े बड़े। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर एक टॉप परफॉर्मर हो सकता है अगले 1 से 2 क्वार्टर के लिए। ओके, सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट में राकेश जी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी रही है। किस तरीके की कंपनियों पर फोकस करें, एकदम लार्ज कैप्स में या मिड कैप में, जो मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांजिशन कर रही हैं उनमें? क्या अगर आप टॉप पिक्स बता सकें तो और भी अच्छा होगा। अरे मेरे हिसाब से यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके पास प्राइसिंग पावर होती है, और दूसरा वो ही कंपनियां ज्यादा ग्रो भी कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये छोटी कंपनियों के चक्कर में उतना नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक देखा जा सकता है, कुछ कंपनियां हैं जो टेक ओवर कैंडिडेट्स हैं, या कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे अभी अभी टेक ओवर हुआ है और वहां पे बड़ा टर्न अराउंड पॉसिबल है, तो उनको छोड़ के आई थिंक बाकी लार्ज कैप कंपनीज पे ही फोकस करना चाहिए। राकेश गुड मॉर्निंग, हर्षिता बोल रही हूँ। इनफैक्ट पिछली बारी जब आपसे बातचीत हुई थी, मुझे याद है बिल्डिंग मटेरियल्स पर आप बुलिश थे। आप कह रहे सीमेंट में अभी अभी मौका है। रियल एस्टेट पर क्या वो फ्लो फंड्स का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर प्राइमरीली बिल्डिंग मटेरियल्स एज ए कैटेगरी पर ज्यादा आपका रुझान है क्योंकि डिमांड वहीं पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी? देखिए, जो डिमांड आ रही है वो मोस्टली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। तो सीमेंट है और जो सो लॉन्ग स्टील होता है, ये दो मेन प्रोडक्ट होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, और यहीं पे ही आई थिंक नजर रखनी चाहिए। तो बाकी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो मोस्टली रियल एस्टेट साइकिल से ड्रिवन है, और वैसे रियल एस्टेट साइकिल भी ठीक कर रही है, तो ऐसा नहीं कहना है कि बाकी भी बिल्डिंग मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि सीमेंट और लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट में डिमांड ज्यादा रहने वाली है। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बेट है,
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर आपका कोर बिलीफ क्या है? क्योंकि एल&टी बीच में हमने देखा था अपनी ऑर्डर बुक को लेकर काफी बुलिश था, उन्होंने इनफैक्ट गाइड भी किया है कि एक ज्यादा बेहतर साल आता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ हर आए दिन हम छोटी कंपनियों से वो रोड प्रोजेक्ट्स, दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सुन रहे हैं, तो यहाँ पर पोजिशनिंग कैसी की जाए? क्या इधर भी आप दिग्गजों में ज्यादा प्रेफर करेंगे पैसा लगाना, कोर इंफ्रा प्लेज में? सो इंफ्रा थोड़ा काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, तो उसके अंदर एक तरफ एल&टी है जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है और बाकी रीजनल प्लेयर्स ही हैं काफी हद तक। तो मेरे हिसाब से उसमें जो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और अच्छी ऑर्डर बुक है उनको देखा जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की कहानी थोड़ी अलग है, वहां पे लार्ज कैप बहुत डोमिनेट करती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऐसा नहीं है, तो वहां पे ऊपर में कम से कम 4-5 अच्छे प्लेयर्स हैं और वो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको देखा जा सकता है। अच्छा राकेश, मेटल्स में अब इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका, बोथ फेरस और नॉन फेरस? वो टाटा स्टील की डील हुई थी यूरोप वाली, वो उससे काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला, आज सुबह मूडीज ने अपग्रेड किया, यहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जो थोड़ा मिक्स व्यू है यहाँ पे, क्योंकि चाइना में क्या होने वाला है उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी देखा जाए तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है स्टील का, वो करीबन 84-85 मिलियन टन की रन रेट पे आ गया है। पीक में हमने कुछ 100-115 मिलियन टन देखा था, नीचे में 50 मिलियन हो गया था। तो पिछले 5-7 साल के हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स पे हम लोग आ चुके हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो स्टील प्राइसेस अंडर परफॉर्म कर रही हैं ग्लोबली, क्योंकि चाइना से बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ देखो तो चाइना में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस वापस से काफी बढ़ने लग गए हैं। तो आयरन ओर के प्राइसेस $120 के ऊपर जा चुके हैं और कोकिंग कोल भी एक बड़ी जंप ले चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। तो जो स्टील मार्जिन है चाइनीज स्टील कंपनीज के, वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो उससे लगता है कि स्टील प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर, बट कॉस्ट प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। इंडियन स्टील प्राइसेस अभी पहले से ही 9-10% प्रीमियम पे चल रही है इंपोर्टेड स्टील प्राइस के, तो यहाँ पे ज्यादा गुंजाइश नहीं है स्टील प्राइस बढ़ने की। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच है, एवोल्यूशन भी इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं है। मेरे हिसाब से इस स्पेस को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो बेटर रहेगा। यहाँ मतलब सीमेंट वगैरह में बेटर प्ले दिख रहा है यार। ऑटोज में कोई व्यू इस समय? आज अच्छा मोमेंटम है टू व्हीलर्स में खासतौर से। सॉरी किसके बारे में पूछ रहे हैं? ऑटो स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक्स देखिए, ऐसा है कि डिमांड सिनेरियो अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है और हमारे यहाँ तो कम से कम लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया है और अभी फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑटो डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑटो स्टॉक्स में अभी बने रहना चाहिए। वैल्यूएशन उतने चीप तो नहीं है, बट अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। चलिए, ये इस समय राकेश अरोड़ा की रैक। चलिए अब एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। मार्केट है डेज हाई, निफ्टी 19,700 पर और बैंक निफ्टी भी अब डे हाई पर। सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल्स क्या हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडेक्स पर आएंगे। इस समय आपकी रॉकेट कॉल्स क्या होंगी, या अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस मार्केट में? नहीं जी, ये मार्केट ऐसा है कि इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स में स्टॉक्स में करेक्शंस भी आएंगे और टाइम टू टाइम अलग अलग रॉकेट और मिसाइल भी मिलेंगे। तो अगर मैं पहले मिसाइल ट्रेड से शुरू करूं कि साल भर की अवधि में बीएसई के जैसे 3 गुना हो जाने वाले कुछ शेयर्स जो अभी हमने आइडेंटिफाई किए, और ये बता देना जरूरी है कि ज्यादातर जो भी स्टॉक्स की हम बात करते हैं हमारे निवेशक पहले वो ले चुके होते हैं, क्योंकि जो हम रिसर्च करेंगे, जो हम बताएंगे, वही हम बाकी पब्लिक को भी बताएंगे। तो हमारे क्लाइंट्स ने भारतीय इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी दबा के लिया है। हमारी अपेक्षा है कि बिल्कुल बीएसई के जैसा ही पैटर्न है। 9 से 12 महीने में मुझे ये दोनों का भाव 3 गुना होते लगता है। और हमने पहले भी आपसे बात की थी कि ज्यादातर सारे ही केमिकल शेयर बहुत जोर से भागते नजर आते हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक दोबारा बनेगा। टेम्पररी 8 से 10% का जो भी करेक्शन है, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के रॉकेट्स में देखिए, वही रॉकेट्स थोड़े दिन जब कंसोलिडेट हो जाते हैं फिर से चल पड़ते हैं। जैसे आज करीब 20-22 दिन कंसोलिडेट होने के बाद डिश टीवी में वापस ब्रेकआउट आ गया। तो इस भाव से डिश टीवी को 28 तक छलांग लगा जाए तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तो वही सारे घोड़े हैं, ईज माई ट्रिप, कोपरा, डिश टीवी आज का खास ब्रेकआउट है। बाकी
हम इन सब में अपने बाइस मेंटेन करके बैठे। ओके, तो चलिए, दो आज के आपने स्टॉक्स बोले, आरती इंडस्ट्रीज और GNFC। ये हो गई आपकी पिक्स। अच्छा, एक बार जरा बात करते हैं, दो आपके जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको रिविजिट कर लेते हैं। बॉम्बे डाइंग और BSC, यहाँ पर एक बार जरा फ्रेश व्यू दीजिए। देखिए, बॉम्बे डाइंग में जो 5200 करोड़ रुपए की कैश इनफ्लो आई है लैंड सेल पे, उसमें आप 3500 करोड़ डेट राइट ऑफ कर दें, डेट रीपे कर रहे हैं। 300-350 करोड़ से ज्यादा उनके एक्यूमुलेटेड टैक्स असेस लॉसेस के कारण उनको टैक्स नहीं आएगा। तो 1500-1600 करोड़ की घर में कैश बच गई। और जो वडाला की उनकी लैंड बैंक है, $3.5 मिलियन की, 3.5 मिलियन FSI आज भी उनके पास अनयूटिलाइज्ड है। कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ का मुनाफा अगले 3 साल 4 साल में मिला के कंपनी कमाएगी। तो आप 1200 से 1500 करोड़ का एवरेज मुनाफा अगले 4 साल में हर साल अगर आता है, तो यहाँ से भी स्टॉक के डबल ट्रिपल होने की जगह है। ट्रेडिंग होराइजन के इमीडिएटली जो बॉम्बे डाइंग का हमने भी ब्रेकआउट पकड़ा है, उसमें लगता है अगला पड़ाव 210 का है, फिर वहां थोड़ा विश्राम करने के बाद 250। तो भी बहुत लंबी यात्रा है बॉम्बे डाइंग में। इसके टेक्निकल्स जबरदस्त है, फंडामेंटल भी इसके साथ है, सोने पे सुहागा स्टॉक है, वॉलेटाइल बहुत है। रातों रात पैसे कमाने की कोशिश किसी भी स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। आपके सभी दर्शकों को अपनी पोजीशन की साइज पे ध्यान देना चाहिए। बड़ी चाल बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ ही आएगी, तो वो सावधानी रखिए। और हमें रियल एस्टेट के अंदर में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी बड़े ब्रेकआउट सब वापस बनते नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही रियल एस्टेट का सेक्टर ठीक है, उसमें बॉम्बे डाइंग में सोने में सुहागा है। और आपकी जो BSE की चार्ट है, इसको मैं अगर दोबारा से आपके लिए आज निकालूं, तो देखिए हमारा जो टेक प्रॉफिट ट्रिगर होने के बाद अब हमने इसमें ये इंतजार करना है एक प्रॉपर पक्के सिग्नल का। एक बार आपकी स्क्रीन पे अगर ये चार्ट आ रही हो, देखिए एक करेक्शन के बाद इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया है। बट अब हम एकदम से हड़बड़ा के हर सिग्नल पर इसके अंदर में एंट्रीज री एंट्रीज नहीं करेंगे। कोई और लार्जर डिप अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो जितना खाया पिया साइड में रहेंगे। कोटक बैंक और HDFC बैंक, दो स्टॉक्स जिन्होंने बैंक निफ्टी को काफी परेशान किया, यहाँ पर इस समय सुशील क्या व्यू बन रहा है आपका? HDFC बैंक और आपने दूसरा कौन सा कहा अनुज? कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, ये जो है ना, इन दोनों चार्ट्स को एक साथ देखें तो कई सारे हिंदी मूवीज के गाने निकल जाते हैं मुझसे। कृपया आपके PCR से प्रार्थना है इस चार्ट को डिस्प्ले करें। वो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। HDFC बैंक में अब जब पूरी तरह से कंसेंसस बन गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम इस इंतजार में कि जो शॉर्ट्स हमने ऊपर से लिए उन्हें हम काट के एक रीबाउंड खेलेंगे, जो हो सकता है 1630-35 तक का भी रीबाउंड बन जाए। मैं ये सारी वेव काउंट्स आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। हालांकि HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म में ये जो फैशनेबल चीज हो गई ना कि HDFC बैंक खरीद के आप रॉन्ग हो ही नहीं सकते, ये एक्सट्रीमली फैशनेबल हो गई। इसका हो गया 20 साल का साइकिल। अगले 2-4 साल तक HDFC बैंक को 1300 से लेके 1700 के बीच में बार बार धक्के खाने हैं। और ये 1300 तक जाने के पहले एक बार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, वापस 7-8% की रिबाउंड दे सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक ही एकमात्र भी लार्ज कैप बैंक्स में जो जगह बची है जिसने पिछले वीक के करेक्शन में एक डबल बॉटम जैसा बनाया। तो अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक में संभावना बनती है कि बाकी सारी लार्ज बैंकों को आउट परफॉर्म करके, हमें लगता है अगला पड़ाव 1900 हो सकता है। परसों के लोगों तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ये दोनों बैंक ही एक बार के लिए रीबाउंड मोड में दिखते हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा इस रीबाउंड को लीड करेगा। और बाकी सारे बैंकों के चार्ट्स, आप मुझे पैसे भी दोगे अनुज कि जाओ मैं डिस्काउंट दिलवा रहा हूं तुम खरीद लो, मैं अब कोई भी बैंक नहीं खरीदूंगा। बस इन दो में एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का सट्टा है। ओके, अच्छा, क्रूड पर क्या व्यू बन रहा है और उसके वजह से ऑयल स्टॉक्स में क्या करें अब? क्रूड की वजह से कौन से स्टॉक्स में? ऑयल स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस। देखिए, क्रूड में तो वो जो हमने आपसे डिस्कस किया था व्यू की 7400 MCX वाला क्रूड एक बार के लिए 6400 जाता लग रहा है। तो चाल तो शुरू हो गई है, ट्रेलिंग स्टॉप्स रखने पड़ेंगे, पोजीशन साइज सबको अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी। पर ये 6400 तक आते आते क्रूड कहीं पलटवार मारे और अगले एक साल में 11,500 चला जाए, ये भय है। पहले 6400 आने देते हैं, 11,500 वाले व्यू को हम तब ट्रिगर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एक डिप में जो 10-12% की क्रूड की डिप है, उसमें मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव कि बैंक भले निफ्टी वापस एक नए हाई के ऊपर सिग्निफिकेंटली जाए चाहे नहीं जाए, उस व्यू में मुझे HPCL और BPCL शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे श्रेष्ठ लगते हैं। और ये देखिए BPCL की चार्ट में ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर अब बनने के बाद एक करेक्टिव ट्रायंगल जो बन रहा है, जिस दिन भी ये 360 के ऊपर आ गया, 358 के ऊपर,
हम इसमें 450 का कॉल निकालेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में उसके भी ऊपर ये चला जाए। धीरज रखना पड़ेगा। वॉलेटाइल स्टॉक HPVP दोनों ठीक लगते हैं अगले 1 महीने के लिए, और फिर हो सकता है इनमें कोई और स्टोरी बने जिससे कि बढ़ते क्रूड के भी भाव में बढ़ जाए। ONGC जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे आएगा तभी ले पाएंगे, अब इसको चढ़ के नहीं ले पाएंगे। तो कोचिन रिफाइनरी MRPL में अनाप शनाप पैसा बन गया है, जो है पोजीशन उसको थोड़ी बहुत संभालनी है, नया लेने की वहां जगह नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वो। HPVP पे अभी हम फोकस करेंगे और IOC पे। अच्छा सुशील, एक दो स्टॉक्स पर और आऊंगा उससे पहले, लेकिन आपको तो शायद लेट सोने की आदत है ना, तो फिर आपके लिए तो ये अच्छा होगा अगर सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा तो मार्केट का। अनुज देखो ऐसा है भाई, हवस की भी कहीं सीमा होनी चाहिए। अब अगर कोई बोले कि अमेरिकन आवर्स में हम ट्रेड करेंगे तो निकेई भी तो सवेरे 4:20 में खुल जाता है, तो क्यों नहीं हम फिर इंडियंस को वो वंचित कर रहे हैं कि जापान के मार्केट के साथ भी काम करो। फिर संडे को इजराइल का भी तेल अवीव खुलता है, तो मतलब 24 ही घंटे काम करो। एल्गोरिथम्स थकेंगे नहीं, इंसान थक जाएंगे, सारे के सारे थक के अपना पैसा खो देंगे। मतलब ये एक एक्सट्रीम पे जा रही है चीजें, एक अति के ऊपर चीजें जा रही है। एक तरफ भारत में बातें चल रही है 4 डे वर्किंग वीक, मतलब श्रमिकों का मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया के मार्केट्स के पीछे वर्ल्ड के मार्केट्स की टाइमिंग हो, ऐसा टाइम आए भगवान करे और वो अलगता आ जाएगा और हम मिमिक करें, कोई लॉजिक ही नहीं है। रात भर जग लो, संडे को भी जग लो, मशीन बन जाओ, सारे बीमार पड़ जाओ, ट्रेडर्स के बच्चे बिना बाप के बड़े हो जाएंगे। तो ये तमाशा है, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है। मेरा बस चले तो मैं भूख हड़ताल कर दूं, ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, व्यापार करने का तरीका नहीं है। ओके, काफ़ी स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करे आपने। खैर चलिए, अब कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बोल्ड कॉल जो आपको नजर आ रही है इस समय सुशील? देखिए कॉल्स तो रोज नए नए पैदा हो रहे हैं, पर इनको पोजीशंस को कंसोलिडेट भी रखना जरूरी है, क्योंकि ये इतनी हम डिलेड स्टेज पे हैं। तो तो अब फोकस करना ही बेटर है। बहुत सारे स्टॉक्स पे पैटर्न्स आते जा रहे हैं, तो जैसे पिछले मंगलवार को एक करेक्शन आया तो एक झटके में सारे परेशान हो गए। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अब डेल्टा कॉर्प जैसे हमें कल लग रहा था कि शायद बॉटम हो गया, पर आज एक साथ ही कल के भी लो से नीचे खोल दिया, तो उसको हम क्लोजली वेट एंड वॉच करेंगे, बॉटम को फॉर्म होने देंगे पूरी तरह। हो सकता है आज वो बन गया, तो 1 2 3 दिन में लोएस्ट भाव पे एसेट्स को एक्वायर करना किसी भी सेंसिबल इन्वेस्टर का गोल नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रिस्क पे उसको काम करना चाहिए। तो 2 3 दिन में हो सकता है कि डेल्टा कॉर्प की इस एक्सट्रीमिटी के बीच में एक फाइनल बॉटम यहाँ से बन जाए और एक बहुत बड़ा वापस नया लॉन्ग टर्म बुल मार्केट खड़ा हो जाए। क्योंकि ये GST की तो पॉलिसी को देखिए रैशनलाइज होना पड़ेगा, या तो सरकार इस बिजनेस को बैन कर दे, पर ये इरैशनल जो टैक्सेशन रिजीम है, इससे अच्छा बेटर बोल दो सबके लाइसेंस कैंसिल, इंडिया में कोई कैसीनो नहीं चलेगा। तो वो होने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन आना चाहिए। इसी बात पर तो इन स्टॉक्स के भाव आज तक जीरो नहीं हुए। क्राइसिस आ गया, क्रैश हो गया, पर जीरो तो नहीं हुआ ना डेल्टा कॉर्प। मार्केट को आज भी कहीं उम्मीद है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉलिसी रैशनलाइज होगी। तो जब पैटर्न्स बनेंगे 1 2 3 दिन में, हो सकता है अगले मंगलवार तक हम आपके पास जब आए तो डेल्टा कॉर्प में ऑलरेडी बाई का सिग्नल आ चुका हो। ओके, अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए बैंक निफ्टी में भार है, बैंक निफ्टी में भारीपन है, ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे बनता लग रहा है। आप ये देखो बैंक निफ्टी की चार्ट जो है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की चार्ट को इवेंचुअली तो फिलहाल तो 41 42 हजार जाना है, पर ये जो ओवरसोल्ड एक बार हो गया है, तो बैंक निफ्टी वापस रिबाउंड 45,500 600 तक दे दे। और निफ्टी की चार्ट पर मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी से ज्यादा बढ़ जाएगा कुछ इसके बाहर के जो स्टॉक्स हैं। फिलहाल के लिए एक बार हम 20,050 तक का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आ गया तो 20,300 भी हो सकता है। निफ्टी की चाल उछाल में बेहतर लगती है, और बेच के व्यापार करने के लिए बैंक निफ्टी बेटर लगता है जब जब डाउन ट्रेंड आएगा। ओके, और आईटी में, लार्ज कैप आईटी में खास तौर से सुशील, इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है? अब इनमें रोटेशनल सेल आने लगे। आप देखो अपनी कुछ दिनों में बात हुई थी कि जब ये चैनल लाइन टूटेगी तो ये सिग्निफिकेंटली इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक बार तो इन्फोसिस ने देखिए जो अपवर्ड चैनल है इसको ब्रेक कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म का तो ये सेल सिग्नल हो गया, पर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ जिन्होंने भी ऊपर शॉर्ट किया, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर दिया है कि एक बार जो शॉर्ट ट्रेड हमने इन्फोसिस में यहाँ पे लिया उसको यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए। अब हम वापस इसको रिबाउंड में फिर से देख के बार बार बेच के ही लेने की कोशिश करेंगे। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस ज्यादा कमजोर लग रहा है, TCS उसके बाद कमजोर लग रहा है, और विप्रो से फिलहाल छेड़छाड़ करने का हमारा मन नहीं है, उसकी चार्ट चंचल है। ओके, अच्छा चलो एक लास्ट सवाल, डॉलर पर अब क्या व्यू बन रहा है? डॉलर इंडेक्स और
स्पेशली डॉलर येन, क्योंकि ये पिछली बार भी आपने इस पर डिस्कशन की थी, इस पर काफ़ी फंड फ्लोज डिपेंड करते हैं, यहाँ पर क्या व्यू है? अनुज, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो 6 करेंसियां जिनके अगेंस्ट में वो करेंसी की इंडेक्स बनती है, बाकी की 5 यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन करेंसीज एक तरफ चलती है, और उनके सामने अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो येन और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है डॉलर का। पर इस बार बाकी करेंसीज के साथ येन भी एक साथ खड़ा हो गया, तो डॉलर को बचाने वाला अब मुझे कोई नहीं लगता है। डॉलर इंडेक्स बस जो अंतिम दिया फड़फड़ाने वाली बात है, मुझे लगता है इस साल का लो भी वापस डॉलर इंडेक्स तोड़ देगी। तो इस वजह से एक तरफा बेयर इक्विटीज पे बनना बहुत ही कठिन है इस वक्त। दोनों तरफ की बात है और इसीलिए गोल्ड में हम तेजी कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में, साल भर के व्यू में 50% तक अगर येन बढ़ गया तो सारे संसार में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होगा। तो वही वाली बात, अगले एक महीने में 10% क्रूड घट जाएगा और डॉलर भी बुरी तरह से घट जाएगा। और आने वाले समय में डॉलर घटने के बावजूद अगर साल भर तक येन लगातार मजबूत हो गया तो कई सेक्टर्स में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। ऑलराइट, चलिए सुशील, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। और बाकी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुदीप और विकास, आप दोनों का। और अब इस शो को यहाँ समाप्त करते हैं और नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और आज तो ठीक लग रहा है मार्केट, थोड़ा संभला हुआ। हाँ, लेकिन क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी मार्केट में। अभी तो ठीक ठाक है, वैसे मिड कैप स्टेबल है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा नर्वस कर रहा है मुझे। थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी और आ जाए तो शायद चीज़ें बेटर होंगी फॉर। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी कल का लो जो है वो आपके सैक्रोसैंक्ट है, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी पर अभी के लिए तो हम डिफेंड कर रहे हैं उसको, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर तो क्लोजिंग पे नज़र आएगी, क्लोज किस बेसिस पे होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी भी तो मिड कैप की वजह से एडवांस डिक्लाइन में काफ़ी फेवरेबल है। तो देखते हैं कि दिन चढ़ते चढ़ते और कैसी